गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मटीरियल रिमेन्स यानी कि ऐसे कौन कौन से मटीरियल्स है, जैसे एनिमल फॉसिल्स हो गया, आपका पॉटरी हो गया, पेंटिंग हो गया, जो भी चीज़ें हमको एंशिएंट टाइम से मिली हैं उनको स्टडी करके हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या पता लगता है, ये हमने समझा था, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। तो कॉइन्स से हमें ये पता लगा था कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। इंस्क्रिप्शंस में हमने किंग के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सारा कुछ हमने समझा था, राइट। आज हम लोग करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग फॉरेन अकाउंट से ये पूरा टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, और वो प्रोबेबली आपका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 3 का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ जब मैं आपको बोल रही हूँ लिटरेरी सोर्सेज, तो लिटरेरी सोर्सेज से आप क्या समझते हो? तो लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी चीज़ जो आपका रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया? नाउ जो एंशिएंट इंडियंस थे ना, वो 2500 BC तक लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। तो एक्चुअली में जो रिटन फॉर्म में चीज़ें लिखने का जो ये पूरा कल्चर स्टार्ट हुआ ना, वो इस टाइम पीरियड के बाद हुआ। समझ में आ गया? तो जो हमें सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलती है ना, वो 4th सेंचुरी AD को बिलोंग करती है, जो हमको सेंट्रल एशिया से मिली है, ठीक है। नाउ इंडिया में जो भी चीज़ें लिखना शुरू हुई थी ना, वो सबसे पहले आपका पाम लीव्स में या बर्च बाक पे, इन पे देखने को मिलता है हमको, ठीक है। सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर लोग आपके शीप के लेदर पे, वुडन टैबलेट्स पे, इन पे लिखा करते थे, ठीक है। और जो भी एविडेंसेस मिले हैं रिटन फॉर्म में, वो सारे के सारे हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, या तो किसी लाइब्रेरी में या तो म्यूजियम में, ठीक है। नाउ अब उस टाइम पे ना, क्योंकि प्रिंटिंग का इतना ऑप्शन नहीं था, प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं था, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि उनका एक ही कॉपी है जो हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जितने भी हमको लिटरेचर्स मिले हैं, जितने भी हमको रिटन एविडेंसेस मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हम लोग को रिलीजियस लिटरेचर्स ही मिले हैं, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऋग्वेदा, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, अर्यंकास, उपनिषद, ये सारे ही रिलीजियस बुक्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। और इन सभी रिलीजियस बुक में, जैसे कि आपका ऋग्वेदा में प्रेयर्स के बारे में दे रखा है, इनमें आपका रिचुअल्स के बारे में, मिथ के बारे में, फिलॉसफी के बारे में दे रखा है। डोंट वरी, इन सबको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमको क्या जानने को मिलता है और किन चीज़ों से जानने को मिलता है, राइट। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद उपनिषद को फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशंस भी कहा जाता है। वेदांगास में आपके फिनोटेक्स, रिचुअल्स, ग्रामर, एटिमोलॉजी, मेट्रिसेस, एस्ट्रोनॉमी, इन सब का हमको पता चलता है, राइट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पनीनीज अष्टाध्यायी। तो पनीनी जो थे ना आपके, ये आपके संस्कृत की नॉलेज इनको काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने संस्कृत के ऊपर ग्रामर की बुक्स भी लिखी हैं, तो इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है। समझ में आ गया? तो इन्होंने 450 BC के आसपास ना ये बुक लिखी थी, अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसमें संस्कृत का ग्रामर बेस और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रखी है सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने संस्कृत में लिखी हुई है। तो इससे हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में पता लगा। अच्छा, इनको ये लैंग्वेज बोलनी आती थी, ये सारी चीज़ें हमको पता लगी। इसके बाद नीचे आ जाओ, एपिक्स। तो दो आपको पता होगा, एक महाभारत और एक रामायण। ये दोनों बहुत ही बड़े आपके एपिक्स हैं, पुराण हैं। इनका जो फाइनल कॉम्पोजिशन था ना, वो 400 AD में जाके प्रिपेयर्ड हुआ था, ठीक है। अब अगर महाभारत की बात करें, तो ओरिजिनली इसमें 8800 वर्स थे, फिर लेटर इसमें 1 लाख हो गए। तो बेसिकली फाइनल कंपाइलेशन जो है उसमें 1 लाख आपके वर्सेज हैं। समझ में आ गया? इसके बाद इसमें कहानी है कौरव की, पांडव की, इनके बीच में जो वॉर हुआ था उसको लेके है। तो ये पूरा इसमें डिफाइन कर रखा है। फिर आपका रामायण के बारे में हम सभी को पता है। रामायण जो है इनको वाल्मीकि जी ने कंपोज किया था। इसमें ओरिजिनल आपके 6000 वर्स थे, जो फाइनल कंपोजिशन है उसमें आपके 24,000 वर्सेज है, ठीक है। फिर आ जाओ इधर पुराण्स पे। तो ये जितने भी आपके रामायण, महाभारत, ये जो पुराण्स हैं, इनको फाइनल इनका जो कंपाइलेशन है ना, वो 400 AD के आसपास प्रिपेयर्ड हो गया था, ठीक है। फिर है पोस्ट वैदिक रिचुअल टेक्स्ट। तो पोस्ट वैदिक, जब आपका वैदिक पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी हमको कुछ टेक्स्ट देखने को मिले। फिर ये 3 आपके पोस्ट वैदिक लिटरेचर्स हैं। और जैसे इस बुक में आपका रॉयल सैक्रिफाइसेस के बारे में बता रखा है, इसमें आपका डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बता रखा है, इसमें आपका ज्योमेट्री के बारे में बता रखा है,
कंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनके नाम जो है पता होने चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाओ बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो जो हमें सबसे पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनसे हमें कैनोनिकल टेक्स्ट का पता चलता है। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब है आपका ऑथेंटिक पार्ट, बुद्धा के टाइम इंडिया की सोसाइटी कैसी रही होगी, रूलर्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ बुद्धा की लाइफ ही नहीं बल्कि उनके रॉयल कंटेम्प्रेरीज, मगध हो गया, नॉर्थ बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, उनके किंग्स का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ जैन लिटरेचर, जो कि हमें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है, जिसको कंपाइल किया गया था 6th सेंचुरी AD में। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में। समझ में आ गया? जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की, बिहार का कैसा रहा होगा, यूपी का कैसा रहा होगा महावीरा के टाइम में। समझ में आ गया? तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। फिर आपका रिपीटेड रेफरेंसेस दे रखा है, ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो इनसे भी हमें काफ़ी कुछ जो है जानने को मिलता है। फिर आपका सेक्युलर लिटरेचर, तो सेक्युलर लिटरेचर में हमें डिफरेंट रिलीजन्स की ना लॉ बुक्स हैं जो देखने को मिल जाती हैं, जिनमें हमें वर्ण, ड्यूटीज़, मैरिज, इनहेरिटेंस, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला आपका अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य/चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लिखी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ बुक है जो आपकी पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताता है, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये 15 बुक्स में डिवाइडेड है ये, ठीक है। इसका जो फाइनल फॉर्म है ना, वो आपका क्रिश्चियन एरा 1st सेंचुरी AD के आसपास में आया था, लेकिन इसके जो अर्लीस्ट पोर्शन है ना, वो मॉडर्न पीरियड की सोसाइटी, इकोनॉमी वगैरह को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो काफ़ी रिच सोर्स है पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए। इसके बाद है हमारे पास ग्रामेटिकल वर्क। तो रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा कुछ ग्रामेटिकल वर्क्स भी हैं जो हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पनीनी अष्टध्यायी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, संस्कृत ग्रामर बुक है ये पनीनी अष्टध्यायी, जो आपका 450 BC में लिखा गया एक संस्कृत ग्रामर बुक है। इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जनपदास के बारे में। फिर आपका पतंजलि कॉमेंट्री है, जो पोस्ट मॉडर्न इन्फॉर्मेशन हमको देता है, पोस्ट मॉडर्न टाइम किस तरीके से था। इनके अलावा भी कुछ और राइटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो इनमें हमें भाषा, शूद्र का, कालिदास, ये सारे जो हैं राइटर्स हैं, इनके बारे में हमको पता लगता है। ये लोग बेसिकली अपने राइटिंग के थ्रू उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताते हैं, बाय राइटिंग डिफरेंट पोयम, नाटक। जैसे सबसे फेमस नाटक जो है, जो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, वो अभियान शकुंतलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपसे ना एक बार ये क्वेश्चन प्री में बना भी था कि ये किसने लिखा है, तो इसके राइटर कौन है? कालिदास जी हैं। सबसे फेमस ड्रामा है ये, और इनकी राइटिंग में हमें डिफरेंट क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक साइड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बल्कि हमें इसमें गुप्ता पीरियड की सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इनके भी ग्लिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है संगम लिटरेचर। तो संस्कृत के अलावा भी ना हमें कुछ तमिल टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग संगम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट आपके 3 से 4 सेंचुरी तक लिखे गए थे, और जिन पोएट्स ने लिखा था ना, तो बेसिकली संगम का मतलब होता है एक असेंबली टाइप, ठीक है। तो वो असेंबली टाइप में इकट्ठा होते थे, पोएम्स को लिखते थे, समझ में आ गया। फिर इनका कंपाइलेशन प्रिपेयर हुआ, तो बेसिकली 30,000 लाइन्स ऑफ पोट्री जो है, ये हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिलती है, ठीक है। उनको हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि आपका इटुक्कोटे, ये आपका 8 एंथोलॉजीज है। ये पट्टू, ये आपके 10 सॉन्ग्स हैं। एक पुरानानुरू, ये आपके 400 ऑफ एक्सटीरियर्स है। समझ में आ गया? तो इन्हीं को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नाउ इनका नेचर कैसा होता था संगम टेक्स्ट का? तो संगम टेक्स्ट आपके रिलीजियस नहीं होते थे, बल्कि सेक्युलर होते थे। इन पोएम्स में ना ज़्यादातर आपके जो हीरोज होते हैं उनके बारे में, हीरोइंस के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, चीफ्स के बारे में, गिफ्ट के बारे में, बैटल्स के बारे में, इनकी तारीफ लिखी होती थी। ये आपके हाई क्वालिटी लिटरेचर है, ठीक है। ज़्यादातर पोएम्स ना आपके डिटेल में मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स को, गिफ्ट को, वॉरियर्स को, इनको डिटेल में बताते हैं। समझ में आ गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इनमें हमें चेरा, चोला, पांड्या किंग्स, जिन्होंने साउथ इंडियन डायनेस्टीज पे रूल किया है ना, उनके किंग्स के बारे में हमें देखने को मिलता है। और संगम टेक्स्ट में ना हमें काफ़ी बड़े बड़े सेटलमेंट्स, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ का जिक्र भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कावेरी पट्टनम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था। अब इसका हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखने को मिलता है, मतलब ये जो जिसके बारे में संगम टाइम में लिखा गया था, ये बात सच है, एक बहुत बड़ा फ्लोरिशिंग टाउन था ये। समझ में आ गया? संगम टेक्स्ट में ना यावना ट्रेडर्स, यानी कि यावना का मतलब होता है आपका जो ग्रीक और रोमन्स होते हैं ना, उनका भी जिक्र था, ठीक है। वो अपनी शिप्स, वेसल्स वगैरह में आते थे। पेपर हो गया, गोल्ड हो गया, इंपोर्टेड वाइन्स हो गया, स्लेव्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सप्लाई करते थे, यहाँ से ले जाते थे। और ये जो इस तरीके के ट्रेड्स है ना, ये हमको सिर्फ संगम टेक्स्ट में ही नहीं, बल्कि ग्रीक और जो लेटिन राइटिंग्स है वहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब फॉरेन अकाउंट्स में भी इस चीज़ का एविडेंस जो है हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया? नाउ मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को यहीं तक कराऊंगी आज के वीडियो में, ठीक है। लेकिन वीडियो काफ़ी छोटी बनी है, तो सोचिए मैं नेक्स्ट टॉपिक भी फटाफट कंप्लीट करा देती हूँ। तो वो है हमारा फॉरेन अकाउंट।
अकाउंट्स। तो देखो, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें जो भी लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा, आपने जो इंडिया में जो सोर्सेज मिले हैं ना उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फॉरेनर्स ने क्या लिखा है इंडिया के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उस चीज़ से हमें क्या समझ में आया, क्या हमको जानने को मिला, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया की हिस्ट्री के लिए ना जो हमारे इंडिजीनियस लिटरेचर है, यानी कि जो हमारे अपने लिटरेचर है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उनके अलावा फॉरेन अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब फॉरेन अकाउंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कौन आए थे इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आपको पता है ग्रीक्स आए थे, रोमन आए थे, चाइनीज़ आए थे, कभी ट्रैवलर के रूप में आए थे, कभी रिलीजियस कन्वर्ट्स के रूप में आए थे। तो ये लोग जो इंडिया में जो भी इन लोगों ने देखा उसको रिकॉर्ड में लिखा अपने, और वो क्या चीज़ें लिखा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे, जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था, ठीक है, वो आपका इंडियन सोर्सेज में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बारे में जो भी हमें पता चला है ना, वो हमें सिर्फ ग्रीक सोर्सेज से ही पता चला है। समझ में आ गया? तो सोचो फॉरेन अकाउंट्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे इंडिजीनियस लिटरेचर के अलावा भी फॉरेन अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। साथ ही जो क्रोनोलॉजी है ना, कि अच्छा पहले गुप्ता पीरियड था कि पहले मौर्यन पीरियड था। अब कई बार क्या होता है, कई राजाओं के नाम भी सेम होते हैं, एक है चंद्रगुप्त मौर्य और एक है चंद्रगुप्त जो गुप्ता पीरियड के हैं, ठीक है। तो अब इनका नाम सेम है तो वो कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनमें हमें ज़्यादा क्लियरिटी ना इन फॉरेन अकाउंट से ही देखने को मिलता है। तो जो भी फॉरेन अकाउंट्स है ना, इनसे हमें क्रोनोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्रोनोलॉजी समझने में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, कब तक आया था, कैसे आया था, ये सारा कुछ हमें ग्रीक अकाउंट से समझने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब ग्रीक अकाउंट्स की अगर बात करें तो ग्रीक अकाउंट्स, एक तो सबसे पहले हमको अलेक्जेंडर के इन्वेजन का पता लगता है, अलेक्जेंडर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, कैसे उन्होंने इन्वेजन किया था, इंडियन पॉलिटी कैसी थी उस टाइम में, क्या ज्योग्राफी था उस समय का, वो सारा कुछ हमें यहाँ से पता लगता है, ठीक है। नाउ ग्रीक राइटर्स ने क्या किया, जब भी वो लोग इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखते थे ना, तो ऐसा डेट नहीं लिखते थे। वो क्या लिखते थे, जैसे मान लो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रखी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो किसी से कंपेयर करके लिखते थे। समझ में आ रहा है? दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली सैंड्रो कॉर्टिस कोई थे, इसको इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कंपेयर करके लिखा। समझ में आ गया? तो इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य का रूल कब से स्टार्ट हुआ, क्या ईयर था, ये सारी चीज़ें जो थी ना पता चल गई थी, ठीक है। फिर है आपके मेगास्थनीज। मेगास्थनी एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में आए थे, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्लियर? अब ये इसके राइटर का नाम पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब लेकिन ये बुक जो है ना, ये पूरी नहीं बची है, सिर्फ इसके छोटे छोटे पार्ट से हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बुक से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इस बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मौर्यन पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। सोशल क्लास कैसा था, यानी कि सोसाइटी किस तरीके की थी, 7 फोल्ड डिवीजन में डिवाइडेड थी। फिर इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसा था, ये सारा कुछ जो मेजर इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें इसी बुक से पता लगा है, इंडिका से। समझ में आ गया? लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट कर रखा है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन से चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाओ ग्रेको रोमन अकाउंट्स। तो बेसिकली आपके जो ग्रीक और जो रोमन राइटर्स थे ना, उन्होंने इंडियन पोर्ट्स और इंडिया और रोम के बीच में जो ट्रेड आइटम्स होते थे उनके बारे में लिखा है। तो उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि सबसे पहला तो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये बताता है कि रोमन ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था। रेड सी एरिया से होता था, आपका पर्शियन गल्फ वाले एरिया से होता था, इंडियन ओशन से होता था, ठीक है। तो इसमें मेनली आपके पोर्ट्स के बारे में जो ट्रेड होता था आइटम, उन गुड्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता था। लेकिन इनके राइटर कौन थे वो अभी तक पता नहीं, तो ये एनोनिमस है, ठीक है। फिर आपका टॉलमी ज्योग्राफी। तो बेसिकली इसमें ना हमें एंशिएंट ज्योग्राफी और कॉमर्स वगैरह के बारे में इससे हमें पता चलता है, ठीक है। फिर आपका प्लिनी द एल्डर, इससे हमको ट्रेड पता चलता है, इंडिया और इटली के बीच में किस तरीके का ट्रेड होता था, कैसे चीज़ें क्या क्या चीज़ें जाती थी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे से पता चलती है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट जो है ये ग्रेको रोमन स्कॉलर, वो थे कॉस्मोस इंडिकोप्लेस्टेस। तो बेसिकली इन्होंने जो क्रिश्चियंस इंडिया में थे, श्रीलंका में थे, उनके बारे में मेंशन किया था, हॉर्स ट्रेड के बारे में मेंशन किया था। तो बेसिकली ये जो थे ना, ये इन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी के ऊपर लिखा था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ लास्ट फॉरेन अकाउंट है जो कि है चाइनीज़ अकाउंट। तो दो मेन चाइनीज़ ट्रैवलर का नाम आप लोग सुनोगे, एक तो है फाहिन और दूसरा आपका हुनसैंग। फाहिन जो है ये गुप्ता पीरियड में आए थे, तो इनसे हमें चंद्रगुप्त सेकंड का रिन कैसा था, उस टाइम पीरियड के लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, वो बेसिकली हमें इन्हीं के अकाउंट से पता चलता है। इनका पर्पस इंडिया आने के पीछे का था बुद्धिस्ट श्राइन को विजिट करना,
स्क्रिप्चर्स को कलेक्ट करना, और इन्होंने अपने अकाउंट में ना बहुत डिटेल में सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बता रखा है गुप्ता पीरियड के, ठीक है। इन्होंने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर चीज़ को मेंशन किया है, साथ ही उस टाइम में अनटचेबिलिटी, कास्ट प्रैक्टिसेस भी थी जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। फिर इसके बाद सेकंड जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं वो है हमारे पास हुंगसांग। ये आए थे हर्षा के टाइम में आए थे, हर्षा राजा के टाइम में आए थे। ये आए थे आपके बुद्धिज्म स्टडी करने नालंदा यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किया उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी, सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन, सब के बारे में। और इनके नोट से हमें पता लगा कि किस तरीके से जो बुद्धिज्म है वो कुछ एरियाज में कैसे डिक्लाइन हो गया, समझ में आ गया। इन्होंने हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में भी लिखा था, तो इनसे हमें इनके एम्पायर के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थे कुछ फॉरेन अकाउंट्स। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे विलेज स्टडी एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब विलेज की स्टडी करने से हमें क्या पता चलता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको जीएस के नोट परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। ये सेशन कैसा लगा बताना मुझे, एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कोई डाउट वगैरह है आपको कुछ तो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।